नमल। उसामा टीवी के सामने बैठा था और नुसरत फ़ोन पे बात कर रही थी। अब्बा अपने कमरे में जल्दी सोने जा चुके थे। अच्छा ज़किया खाला, अल्लाह हाफ़िज़। नुसरत ने सारा की अम्मी से फ़ोन पे बात ख़त्म करके सैम की तरफ मुड़ी। वो नाखुश लग रही थी। फ़ारिस और ज़ुमर को देखो, शादी का फंक्शन छोड़कर बाहर डिनर करने चले गए। अब उसकी क्या तुक बनती है? अगर वहाँ खाना नहीं खाना था तो अब घर आ जाते। फजूल पैसे ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है? फ़ारिस भी जहाँ बीवी कहे चल पड़ता है। सैम ने मुड़कर उनको संजीदगी से देखा। अम्मी किचन में देखें, चूल्हा बंद है ना? क्योंकि मुझे जलने की शदीद बू आ रही है। हाँ हाँ बंद है, दूध कड़ गया था तो मैंने उतार लिया। वो अपने ही ख्याल में घुटनों पे हाथ रखे उठ गई। सैम ने सर झटका और वापस टीवी देखने लगा। काफ़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और उसने थकी सी जुमर को आते देखा। वो बूझी बेरौनक लग रही थी, सीधी नीचे तहखाने में चली गई। सैम आहिस्ता से उसके पीछे गया। वो सीढ़ियों पे बैठी थी, उदास और अकेली। आप अकेली क्यों आई हैं? मामू कहाँ हैं? तुम्हारे मामू को खुद नहीं पता कि वो कहाँ हैं। आप अपसेट हैं? उसने झिझकते हुए पूछा। जुम्मन ने जवाब दिए बिना सर घुटनों में रख लिया। सैम ने उसके साथ सीने पे कुछ रखा और फिर उसी उदासी से वापस चला गया। जुम्मन ने गर्दन मोड़कर देखा। वो चॉकलेट्स का डिब्बा था। जुम्मन जख्मी से मुस्कुराई। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ एक दफ़ा अच्छी लगे वो हमेशा अच्छी लगती रहे। जैसे वो अपने आप को इतना नहीं जानता जितना आज मैंने उसे जान लिया है। वो खुद से बड़बड़ाई। उसे खुद भी नहीं मालूम कि उसे जरताशा से अपनी सोच से भी ज़्यादा मोहब्बत थी और मुझसे अपनी सोच से भी बहुत कम। अंधेरे तहखाने की सीढ़ियों पे रैपर में लिपटी चॉकलेट्स की महक के अंदर फिर से रेबिका की खुशबू भी रच बस गई थी। जुमर यूसुफ ने ज़िंदगी में पहली दफ़ा फ़ारिस के बारे में इतनी बड़ी बात बिल्कुल दुरुस्त कही थी, लेकिन अगर वो सुन लेता तो ताज्जुब और हैरत से तरदीद कर देता। वो जल्द ही घर आ गया था। पहले वक्त देखा, नमाज का ख्याल आया, फिर कुछ देर बाद सोच कर टाल दिया। जेल से आने के बाद वो बहुत कम नमाज पढ़ा करता था। कमरे में सोफे पे बैठते हुए जूते उतारे, दफातन सेल बजने की आवाज़ आई। जुमर शायद बाथरूम में थी। सेल बेड पे पड़ा था। फारिस किसी ख्याल के तहत उठा और उसका मोबाइल उठाया। अहमद शफी का पैगाम आया था। उसके अबरू भींचे। सेल उठाया और जुमर का पैटर्न मिलाकर उसे खोला। मुझे आपसे एक बात करनी है। कॉल मी जब मेरा मैसेज देखें। फारिस के अबरू मजीद तन गए। अंगूठे से स्क्रीन ऊपर की। पुराने मैसेजेस, बाहर मिलने के लिए किसी काम की तरफ इशारा, फीस की बात, अहमद का फीस के लिए शुक्रिया करना, सब मुबहम था। मगर तने आबरू और भिंचे लबों के साथ उसने फ़ोन वापस अपनी जगह पे रखा और बाहर बालकनी में आ गया। वहाँ तारीकी थी। फारिस कुर्सी पे पाँव लंबे करके नींद दराज हुआ और आंखें बंद कर लीं। दिलो दिमाग दो हिस्सों में बटे थे। वो उसको कभी धोखा नहीं देगी। वो एक बेवकूफ़ औरत और बदतरीन वकील सही, मगर वो पीठ पीछे हमला करने वालों में से नहीं है। मगर फिर भी वो इतना बेचैन क्यों था? शक बढ़ता क्यों जा रहा था? उसने आंखें बंद कर लीं। तारीकी में अपनी सारी ज़िंदगी किसी फिल्म की तरह चलने लगी। फारिस गाजी ने एक ऐसे घर में जन्म लिया था जहाँ एक बीमार शख्स पहले से मौजूद था। उसकी माँ जो मर्ज़ इश्क में मुब्तला थी, वो एक कारदार थी, अलीमा कारदार, बेहद खूबसूरत, हाशिम जैसे नक्श और नौशरवान जैसा मिजाज, नखरा, गुरूर, गुस्सा, सब किसी कारदार जैसा था। किसी ज़माने में ये सब अपने जोबन पे होता था, मगर जिस उम्र में उसके जहन ने शऊर की मंजिल पे कदम रखा वो बहुत हद तक ढह चुकी थी। उसे एक शादीशुदा आदमी से मोहब्बत हुई थी। गो के वो औरंगज़ेब कारदार की बहन थी, अमीर थी, खूबसूरत थी, लेकिन फिर भी महबूब को खरीद नहीं सकी तो खुद को उसके कदमों में रोल दिया। हर कीमत पे अपने महबूब को अपनाना चाहा और अपना भी लिया। वो जानता था कि उसके बाप को भी उसकी माँ से मोहब्बत थी, मगर ये मुतवाज़न मोहब्बत थी, उसमें मर्ज़ का अंसर ना था। अलीमा के लिए तहीर ने सब कुछ किया, उसको अपना नाम दिया, औलाद दी, मगर एक अलग घर ना लेकर दे सका। अलीमा को अलग घर की तमन्ना भी नहीं थी। वो जहाँ थी खुश थी, तब तक जब तक वो इन माँ बेटे से मिलने आता रहे, और वो अक्सर आता था। फारिस के लिए वो आइडियल मर्द था, मजबूत और बहादुर। हर बच्चे के लिए उसका बाप ऐसा ही होता है, कोई ऐसा जिसको कोई नहीं हरा सकता, जो हर मसले को हल कर सकता है, हर परेशानी में उसकी ढाल बन सकता है। फिर एक दिन आइडियल का ये मुजस्मा भी खाक पोश हो गया। उस रोज़ किस चीज़ की दावत की गई थी? बालकनी में बैठे फारिस ने याद करने की कोशिश की। हाँ, उसके पास होने की खुशी में। शायद कोई पोजीशन ली थी उसने।
اس کا باپ، اس کی ماں اور 6 سالہ فارس، وہ بہت مسرت اور فخر سے اس دعوت کا حصہ بنے تھے۔ سب کچھ بہت اچھا تھا۔ تحفے، رنگ، خوشبو، روشنیاں، دعوت اورنگزیب نے دی تھی۔ کسی زمانے میں ان کو اپنی بہن اور بھانجے سے بہت لگاؤ ہوتا تھا، لیکن پھر جواہرات کردار نے اپنے کسی ملازم کے ہاتھوں طاہر قاضی کی پہلی بیوی کے گھر پیغام بھجوا دیا۔ وہ اپنے 2 بچوں، ایک بڑی لڑکی اور ایک فارس سے کچھ بڑے لڑکے کے ساتھ اس دعوت پہ آدم کی۔ ندرت اور وارث کی ماں ولایت بیگم، وہ سخت گیر، فریبی مال اور اوسط تعلیم یافتہ عورت تھی۔ اگر وہ کسی اونچی ڈگری کی حامل ہوتی تب بھی وہ شاید یہی کرتی جو اس نے کیا۔ علیمہ کے سوشل سرکل، اورنگزیب کے رشتہ داروں اور دوستوں کے سامنے اس نے چلا چلا کر بتایا کہ وہ اس دھوکے باز انسان کی پہلی بیوی ہے۔ یہ تو 2 بچوں کا باپ ہے اور اب یہاں کھڑا ہے ایک خوبصورت اور جوان عورت کے ساتھ۔ جواہرات اپنے بیٹے کے ساتھ سکون سے بیٹھی تماشا دیکھتی رہی۔ علیمہ ہک دہک سی کھڑی رہی۔ اورنگزیب اور طاہر اسے سمجھاتے رہے کہ علیمہ، اورنگزیب سب جانتے ہیں کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا، اس نے نکاح کیا ہے، گناہ نہیں۔ مگر سارا مسئلہ یہی تھا کہ وہ ولایت تو نہیں جانتی تھی۔ اسے تو آج علم ہوا تھا۔ اس نے اپنی زبان اور اپنے آنسوؤں سے جو کچھ کہا وہ کونے میں کھڑے فارس کا ذہن تاعمر اپنے باپ کے لیے داغدار کر گیا۔ یہ نہیں تھا کہ اس کی باپ کے لیے محبت کم ہو گئی تھی یا وہ ان سے نفرت کرنے لگا تھا، بس اتنا تھا کہ اس نے اپنے باپ کا مان اور اعتبار کھو دیا تھا۔ اگر ولایت نہیں جانتی تھی تو وہ بھی نہیں جانتا تھا، مگر اس وقت اس کا خیال کسی کو نہیں تھا۔ سب تقریب کی شرمندگی اور حانت کو تحلیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ وہیں اس کونے میں کھڑا رہا، ساکت، خوفزدہ، بے یقین، فکر مند۔ اس کو ایک دم اپنا آپ کمزور اور بے سہارا لگا۔ اس کے سامنے کھڑا اس کا باپ ولایت بیگم کو صفائی پیش کر رہا تھا۔ وہ پریشان تھا اور بے چین بھی۔ وہ سب کچھ لگ رہا تھا سوائے ایک بہادر مرد کے، اور یہ سب کرتے ہوئے اس نے علیمہ کردار کو قطعاً نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ خوبصورت لڑکی بے بس اور بے سہارا سی کھڑی تھی۔ طاہر قاضی ان دونوں کا سہارا نہیں بن سکا تھا۔ گھر کا سربراہ ایسا نہیں ہوتا، گھر کے سربراہ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ خاموشی سے اپنی ماں کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ علیمہ کی انگوٹھی کا نگینہ اسے چبھا۔ اس چبھن میں بھی احساس تحفظ تھا۔ ان دونوں میں کوئی کس کو تحفظ دے رہا تھا دونوں کو نہیں معلوم تھا، مگر اس دن سے فارس کو لگنے لگا تھا کہ ہر رشتہ یا تو ختم ہو جاتا ہے یا دھوکہ دے جاتا ہے۔ اس نے باپ سے محبت کرنا کم کی، لیکن یہ احساس ہو گیا کہ وہ ایک ایسا مرد ہے جو کٹھن وقت میں ان ماں بیٹے کے سر کی چھت نہیں بن سکتا۔ طاہر قاضی اپنی پہلی بیوی اور خاندان کے ہاتھوں آہستہ آہستہ شکست تسلیم کرتے آگے گئے۔ مہینوں بعد ادھر چکر لگا پاتے یا بالکل نہ آتے، فارس کو نہیں معلوم کہ یہ فیصلہ کس نے کیا تھا، لیکن ایک دن وہ ان دونوں کو اپنے خاندانی گھر میں لے ہی گئے۔ یہاں سے زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا تھا۔ رنگین فلم جیسے بلیک اینڈ وائٹ اور میوٹ ہو گئی تھی۔ ولایت بیگم کے گھر میں وہ 2 قیدی عجیب انداز میں لائے گئے تھے۔ نہ ان کے کوئی حقوق تھے، نہ مان تھا۔ ان سے بات کرنا گناہ، ان کی پرواہ کرنا جرم تھا۔ گھر میں واضح لکیر کھینچ لی گئی تھی۔ ایک طرف ایک کمرے میں 2 نازوں سے پلی، مرض عشق میں مبتلا، ہر حال میں طاہر کے ساتھ رہنے والی لڑکی اپنے کم عمر بیٹے کے ساتھ تھی، اور دوسری طرف طاہر کی خاندانی بیوی اور اس کے 2 بچے جن کو پورے خاندان کی سپورٹ حاصل تھی، اور اس کا کمزور باپ دریا کے 2 کناروں کو ملانے کی کوشش میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کو اس سب سے نکالنا چاہتا تھا، مگر ایک دن اسے احساس ہوا کہ وہ شخص کبھی اس پانی سے نہیں نکل پائے گا۔ اس دن فارس گھر چھوڑ کر واپس بھاگ آیا تھا۔ زمر کمرے میں آ چکی تھی۔ آہٹ نے فارس کا ارتکاز توڑ دیا۔ وہ پرانی یادوں کو جھٹک کر موبائل نکال کر بے مقصد بٹن دبانے لگا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس پہر ہارون عبید کی رہائش گاہ کا سبزہ اداس تھا۔ آبدار کی کھڑکی سے دکھائی دیتے لان میں مور خاموش بیٹھے تھے، بطخیں اداسی سے کونے میں دبکی تھیں، بلی جانے کہاں تھی، اور وہ خود کمپیوٹر اسکرین کے سامنے بیٹھی تھی۔ سیب سعدی یوسف کا صفحہ کھول رکھا تھا اور آنکھوں میں شدید اداسی لیے اس لڑکی کی مسکراتی تصویر دیکھ رہی تھی۔ ذہن کے نہا خانوں میں ایک منظر سا امٹ امٹ کر آ رہا تھا۔ آبی نے آنکھیں بند کر لیں اور اس یاد کے جھرنے کو بہنے دیا، اتنا کہ اس کے پانی میں خود بہتی چلی گئی۔ وہ یونیورسٹی کی کیفیٹیریا میں بیٹھی تھی۔ وہ سرد سی دوپہر تھی، سرما کی اداسی ہر جگہ گھلی ہوئی تھی۔ وہ سر جھکائے جرنل پہ چند اہم نکات لکھے جا رہی تھی جب اس نے وہ آواز سنی۔
किसी को मारने की आवाज़। चौंक कर सर उठाया तो कैफ़े के एक कोने में, जहाँ दीवार सी बनी थी पतली गली की तरह, वहाँ एक लड़का दूसरे को पीट रहा था। इससे कबल कि वो हैरान परेशान सी उठती, मार खाने वाले लड़के के चेहरे पे नज़र पड़ी। वो निशर्वान गर्दान था। अभी ने नाक सिकोड़ी और वापस बैठ गई। उसके साथ वाली मेज़ पे एक कदरे दरमियानी उम्र की वैसी औरत बैठी थी, सर बिल्कुल गिराए, चुप खामोश। कनखियों से अभी को नजर आया एक घुंघराले बालों वाला लड़का 2 कॉफ़ी के मग लिए इधर आकर बैठा था। उसकी अभी की तरफ पुश्त थी। वो भी तवज्जो दिए बिना काम करती रही, अलबत्ता उनकी बातें कान में पड़ती रही थी। वो लड़का शायद इस औरत का स्टूडेंट था और औरत को तो वो टीचर की हैसियत से जानती भी थी। ये तुम्हारा दोस्त है ना जो मार खा रहा है? कैफ़े में इस वक्त लोग बहुत कम थे, फिर भी वो उठकर उस तरफ दौड़े थे, मगर वो लड़का कभी कुछ भी सुने समझे बगैर नौशरवान को मारे जा रहा था। तुम भी उसकी मदद के लिए जाओ, उसकी मदद के लिए बहुत लोग हैं। अभी पुलिस बुला लेंगे, मगर आपकी मदद के लिए इस वक्त सिर्फ मैं हूँ। अभी खामोशी से गर्दन तिरछी किए लिखती रही। तुम मेरी क्या मदद कर सकोगे? तुम खुद एक बच्चे हो, मेरा तीसरा मिसकैरेज हुआ है। आज तो डॉक्टर्स ने भी नाउम्मीद की बातें की हैं। मैं कभी माँ नहीं बन सकती। अभी ने यूं ही सर उठाकर उसकी तरफ देखा। लड़की की पुश्त थी, मगर औरत का नीम रुख वाज़िह था और वो सर झुकाए आंसू पोंछ रही थी। मिसेस मरजान, थोड़े तहम्मुल से मेरी बात सुने, वो नरमी से कह रहा था। आबदार फिर से काम करने लगी। उसे मालूम था अब वो उसे तसल्ली देगा, इलाज के तरीके या फिर अडॉप्शन, या इस हकीकत को कबूल करके मस्बत सोच के साथ रहने की नसीहत। आपका डॉक्टर ठीक कह रहा है, इनफर्टाइल हैं आप। आपको ये हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए। लिखते हुए अभी रुकी, उसकी आंखों में नागवारी उभरी। उसे बुरा लगा था। ऐसे कहते हैं किसी को भला? मुड़कर शौकी नज़रों से देखा। वो कोने में लोग शेरू को उठा रहे थे। वो लड़का भाग चुका था। आप बांझ कहलाने पे इतनी अपसेट क्यों हैं? साथ ही मिसेज मरजान ने सिर्फ गिला आमेज नज़रों से उसे देखा। आप कुरान पढ़ती हैं मिसेज मरजान? अच्छा, अब वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम या ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या दोहराएगा। अभी ने दोबारा से काम करने की तरफ मुतवज्जे होने का सोचा। कभी कभी, यही कभी कभी इस दुनिया के करोड़ों लोगों का मसला है। खैर, आपने उसमें ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या तो पढ़ा होगा। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि उनको अकेला ना छोड़ें, तो अल्लाह ने उन्हें याहिया अता किए, मगर वो पैगंबर थे। सादी ने गहरी सांस ली। मैम, खूबसूरत लड़कों की बात काटा नहीं करते, इसलिए तहम्मुल से मुझे सुने। जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह ने उनको एकदम से औलाद नहीं दे दी, बल्कि पहले बिशारत दी कि उनके यहाँ बेटा होगा। मगर जब ये बिशारत दी तो ज़करिया अलैहिस्सलाम हैरत से पूछने लगे कि ये कैसे हो सकता है। तो अल्लाह ने फरमाया, हमने इससे पहले आपको भी तो तख्लीक किया था और आप भी तो कुछ नहीं थे। आप मुझे बताएं मिसेज मरजान, क्या आपने गौर किया उस पर? देखो सादी, मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। अल्लाह ताला ज़करिया अलैहिस्सलाम को ये बता रहे थे कि आप कुछ भी ना थे, यानी हर इंसान पानी का एक कतरा होता है, और ये इतना अमेजिंग है कि वो 6 फीट का इंसान बन जाता है। हम सबकी पैदाइश अमेजिंग है, लेकिन मेरा केस मुख्तलिफ है। नहीं, यही पे हम दोनों मुख्तलिफ हैं, क्योंकि कुरान पढ़ने और कुरान पे गौर व फिक्र करने में फ़र्क होता है। अब उसी आयत को देख लें। अल्लाह ने ज़करिया को मुखातिब किया कि आप भी तो कुछ ना थे। आपने उससे मुराद हर इंसान की पैदाइश ली, लेकिन मेरे ख्याल में उसका एक और मतलब भी है। आप भी बेख्तियार गर्दन मोड़कर देखने लगी। मिसेज मरजान ने भी कदरे मुतज़ब्ज़ब से उस लड़के को देखा। मेरे ख्याल में मिसेज मरजान, अल्लाह ताला चाहता है कि हम हर इंसान की पैदाइश नहीं, सिर्फ ज़करिया अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर गौर करें। मतलब, ज़करिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइली थे, और बनी इसराइली इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद होते हैं। आप बताएं, याकूब अलैहिस्सलाम किसके बेटे थे? इसहाक अलैहिस्सलाम के। और इसहाक अलैहिस्सलाम किसके बेटे थे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम। इसने इजाफा किया। पुश्त होने के बावजूद अभी को लगा वो मुस्कुराया है। आपको पता है, बनी इसराइल इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कौमों में से एक है। हम पठान हों या गोरे लोग या फ़लस्तीनी या मुल्क इसराइल के यहूदी, हम बनी इसराइली ही हैं। इसलिए पठानों और गोरों में, जिनको हम अंग्रेज़ कहते हैं, उनकी शक्लें मिलती हैं, क्योंकि हम पीछे से बनी इसराइल की औलाद में से हैं। ज़करिया भी इसराइली हैं, मैं भी इसराइली हूँ, और हम सबकी माँ थी हज़रत सारा। आपको मालूम है सारा कौन थी? दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन खातून थी वो। मिसेज मरजान को याद आया। बिल्कुल, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत खातून थी, और वो बांझ थीं। एक लम्हे के लिए आबदार का सांस रुक गया। इर्द गिर्द हर शय थम गई।
मिसेस मरजान भी बिल्कुल ठहर कर शादी को देख रही थी। तो अल्लाह ताला ने ज़करिया अलैहिस्सलाम से जो फरमाया, शायद उसका मतलब ये भी था मिसेस मरजान कि आप अपनी पैदाइश पे गौर करें ज़करिया। आप भी तो एक बांझ औरत की औलाद हैं। आज दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा उसी बांझ औरत की औलाद है। अगर सारा की औलाद हो सकती है तो दुनिया के हर मर्द और हर औरत की औलाद हो सकती है। मिसेस मरजान की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो पैगंबर की ज़ौजा थी, इसलिए उनकी औलाद हुई नहीं। उनकी औलाद इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने दुआ की थी। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने उनकी दुआ कबूल फरमाई। अल्लाह ताला दुआ रद्द नहीं करते, लेकिन उसमें यकीन होना चाहिए। आप किसी पीर, किसी कब्र, किसी मज़ार, किसी तावीज़ को वसीला बनाएंगी तो अल्लाह आपको उन्हीं के हवाले कर देगा। आप ऐसा मत कीजिए। अगर आप तहज्जुद नहीं पढ़ती किसी दुआ के लिए तो इसका मतलब है आप उसको पाने के लिए खुद भी सीरियस नहीं हैं। शदीद परेशानी के हालात में दुआएं भी शदीद मांगनी होती हैं। ये 5 वक्त की नमाज के बाद रूटीन की तरह दुआ मांगना काफ़ी नहीं होता। जितनी बड़ी आजमाइश है उतना ज़्यादा अपनी दुआ को बढ़ाएं। ये वही अल्लाह है जो हज़रत सारा का अल्लाह था। कि आपकी दुआ भी वैसी है जैसी सारा के शोहर की थी। मिसेस मरजान की आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे। आबदार बिल्कुल ठहर कर सुन रही थी। मगर साथी, ये मेरा आजमाइश है या गुनाहों की सज़ा, ये फ़र्क कैसे मालूम करूं? मालूम करके क्या करेंगी? सज़ा हुई तो माफ़ी मांगेंगी, आजमाइश हुई तो दुआ करेंगी कि अल्लाह उसमें कामयाब करे। मिसेस मरजान, मुझसे पूछें तो ये मालूम करना लाजमी ही नहीं। इस बहस को छोड़ दें और ये दोनों काम करती रहें। आपको पता है अल्लाह ताला अपने बंदों पे आजमाइश क्यों डालता है? भीगे चेहरे के साथ मिसेस मरजान ने नफ़ी में सर हिलाया। बाज़ दफ़ा किसी इंसान को अल्लाह ताला कोई ऊंचा दर्जा देता है, मगर उसके अमाल इतने नहीं होते कि वो इस दर्जे तक पहुंच जाए।